हेलो शिवा। गुड मॉर्निंग सर। बताओ जरा लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? हमने एपीजीपी कर लिया था। जीपी कंप्लीट है, एचपी से स्टार्ट करना है ना? आपने होमवर्क दिया था तो क्वेश्चन बता दे क्या दिया था। एक तो वैल्यू निकालने की लॉग अंडर रूट द वैल्यू ऑफ 0.4 की पावर लॉग और फिर लॉग में भी सीरीज रुक जा मुझको समझ नहीं आई बात, फिर से बता। वैल्यू ऑफ 0.2 इज टू द पावर लॉग बेस में √5 और उसकी आगे सीरीज जीपी की 1/4 1/8 4 टाइम्स लॉग बेस में √5 और सीरीज में क्या है अंदर? क्या अंदर पावर में दी हुई है कि सीरीज? पावर में उसके साथ है। चलो लॉग के अंदर है, मतलब इनपुट में ना। जी बताओ क्या लॉग चीज? 0.2 रेज टू द पावर लॉग है 0.2 रेस्ट टू द पावर। ओके, और ऑप्शन से 1 2 1/2 और 4 और सीरीज क्या है? 1/4 + 1/8 + 1/16 ठीक है, इंफिनिटी हुआ तक। क्वेश्चन। जी इसका तो 4 आ रहा है। चलो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जीपी होगा, इनफाइनाइट जीपी, जिसका सम हो जाएगा a/1 माइनस आर। तो a है 1/4, r है 1/2, ये बन गया 1/2, यानी कि आंसर आ गया 1/2, राइट? ठीक है, अब इसका आंसर है 1/2। तो ये देखो, ये वाला जो चीज है ये बन गई 1/2 इसका आंसर। तो ये हो गया 0.2। 0.2 को क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ? ये सर 1/5 लिखा है। 1/5 log 1/2 √5। अब 1/5 को और 1/2 को एक्सचेंज कर दिया, तो ये बना 1/2 की पावर लॉग, और 1/5 को 5 की पावर -1, यहाँ पे 5 की पावर हाफ, ये बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर -2, राइट? तो ये आंसर हो जाएगा 4। यही आ रहा है 4। यस सर सही है। ठीक है, और भी था कोई क्वेश्चन? यस सर लेकिन उसके मैं आंसर आ नहीं पाए एक्चुअली, मतलब ऑप्शन से बाहर आ रहे थे। लेट बता A1 मुझे। A2 to AM B AMs between -2 and 1027 and G1 G2 to अच्छा, GN क्या है लास्ट टर्म बता जरा। an, ओके। और किस किस के बीच में am है? -1 एंड 1027। AM -2 और G1 027 नहीं नहीं, ये बताया गया ना कि ये am है बिटवीन 102 and 1027 1027 1027, और फिर कुछ gms दिए हुए हैं हमें। जी G1 G2 अप टू GN तक ये सब gm है बिटवीन 1 and 124 1024 ठीक है, ओके। हाँ जी, प्रोडक्ट अब हमें बहुत सारे इनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। पता 2 क्या raised दिया to the हुआ GMs का प्रोडक्ट है 2 raised to the power 45 और सम है? 2 दिया रेज़ टू द है पावर 45 है और sum of AMs is 1025 into 171 ठीक है, 171 ओके। तो कैसे किया तुमने सॉल्व, बताओ। पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ n निकालने की, तो ठीक है, मैंने इसमें GM का फॉर्मूला निकाला था, तो निकाल लिया था जो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स तक था G is equal to √a into b, बिल्कुल, तो टू उसमें दी मैंने पावर बताया था
a into b to the power n by 2 ना। एक सेकंड, देखो ये अगर हमें सम दिया हुआ है तो सम का भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, a1 से लेके an तक का सम n टाइम्स a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। n तो हमें पता नहीं, यही हमें कैलकुलेट करना है, और a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस 1027 डिवाइडेड बाई 2। सर वो तो हम m की वैल्यू निकाल लेंगे ना उससे। बिल्कुल, उससे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे और gm के प्रोडक्ट से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे m की, यही दोनों चीजें निकलवाई होगी। gm में मतलब वो gn है और am है। अच्छा ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास कुछ आ जाएगी, 1025 से 1025 कैंसिल होगा, m की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 171 इंटू 2। समझ आई तेरे को ये बात? शिवा ये बात समझ आई ना कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, और वैसे ही अगर हम उसको करेंगे तो वहां पे हो जाएगा भाई इस वाले के लिए G1 से Gn तक का प्रोडक्ट। इसको मैं पहले नोट कर ले, जो भी नोट करना है इसमें। अब पहले तो ये बता तेरा ये हुआ था क्वेश्चन कि नहीं हुआ था? नहीं सर, मैंने मिस्टेक कर दी थी। अच्छा, मतलब मैंने अभी देखा ना, मैंने वो तो सबसे पहले हमें ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये दोनों फॉर्मूले के लिए यूज क्वेश्चन जो पूरा बना है ना, वो इन दो फॉर्मूले पे बना है। सर एक तो फॉर्मूला ये, तो लगा दिया था मैंने। अच्छा, बस यही इंपॉर्टेंट था इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी। उसके बाद तो पूरा क्वेश्चन को समझते जाओ, करते जाओ सॉल्व। सबसे पहले एम और एन निकाल लो। एम और एन निकालने के बाद, एम और एन निकालने के लिए आपको इस सम ऑफ एम्स और सम ऑफ मल्टी प्रोडक्ट ऑफ जीएम्स का फॉर्मूला लगाना था, और जब आप ये लगा लोगे तो उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी है। मेरी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। गलती तो कर उन्हें ये मैंने। फॉर्मूला सही से अप्लाई नहीं करा होगा फिर इन दैट केस। नो सर, मैंने ना वैल्यूज गलत लिखी क्योंकि वो उससे अच्छा, लिखा था ना क्वेश्चन, तो उसे देखने में एक गलती हो गई। हम्म, सिमिलरली हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा g की पावर या ए बी की पावर m बाई 2, सॉरी n बाई 2। ए और बी हमें दिया हुआ है 1 और 1024 है, पावर हो जाएगी n बाई 2, जिसको इक्वेट कर देंगे 2 की पावर 45 से। वहां से अपने पास आ जाएगा n, 9 आएगा आगे से। जब ये नोट कर ले बताइए। हो गया सर। अब ये इसने हमें दिया हुआ है G1 G2 और अप टू Gn तक का प्रोडक्ट 2 की पावर 45 के इक्वल है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ G1 से लेकर Gn तक का प्रोडक्ट को, इसको मैं G टू दी पावर n लिख सकता हूँ 2 की पावर 45। G का मतलब हुआ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 1024। 1 एंड 1024 का ज्योमेट्रिक मीन होगा 1 इंटू 1024 का रूट की होल पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 45। तो यह है 2 की पावर 10 की होल पावर n बाई 2 बन जाएगी। ये 2 और n को अगर कॉमन ले दें तो यानी कि यहाँ से बेसिकली 5n इज इक्वल्स टू 45 बन जाएगा।
n की वैल्यू आ जाएगी 9, n 9 है, m 342 था शायद। अब इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो गए। Done, sir. अब इसके बाद वाले क्वेश्चन बताओ। जो भी आगे वाले क्वेश्चंस थे वो बताएगी तो फिर वो भी हो जाएगी। अब पहले तो डी निकाल लेंगे। देख, सबसे पहले तो हमें डी निकाल लेना चाहिए और उसका आर निकाल लेना चाहिए। उसका आर तो आएगा 2 और डी के लिए हमें रखना पड़ेगा b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो ये था 1027 प्लस 2 हो जाएगा मतलब, और 342 प्लस 343 यानी का 1029 डिवाइडेड बाई 343 3 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली आर निकालना होगा। तो आर निकालने के लिए हमें b अपॉन ए टू द पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 निकालना होगा। b था 1024, 2 की पावर 10, n था 9, पावर 1 अपॉन 10, 2 आ जाएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक ही थे, पूछ ले अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो। मतलब पहले ट्राई करने के लिए दूंगा 2 मिनट, ट्राई कर। ए निकाला, आर निकाला, डी निकाला, इसके बाद हमें तो क्वेश्चन याद नहीं है, बताएगी तो मैं फिर बता दूंगा। Done, sir, हो गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ये बताओ। ये सर। चेक कर ले, देख ले 1 मिनट, अगर ना हो तो फिर मुझसे पूछ लियो। मतलब अपने माइंड में वर्कआउट कर ले एक बार कि कैसे होनी चाहिए। जैसे शायद एक क्वेश्चन उसमें ये था A1, A3, A5, ध्यान से देख, ये एक एक छोड़ रहा है बीच में, इसका कॉमन डिफरेंस पूछा होगा। तो नॉर्मल सीरीज का कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसका 6 हो जाएगा। ये सर। ऐसे ही अपने सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सर, हो गया। ओके, चलिए जी, आज हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन से शुरू करते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बस एक ही चीज जानने की जरूरत है बच्चों, कि दिस इज ऑपोजिट टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिर्फ इतना, ऑपोजिट टू एपी, मतलब अगर A1, A2, A3 अप टू AN ये एक सीक्वेंस है जो कि एपी बना रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल, ऑपोजिट टू एपी नहीं, रेसिप्रोकल टू एपी। तो इसका रेसिप्रोकल HP बना, 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/AN तक ये सब HP बना रहा होगा। सिर्फ यही बात जानने की जरूरत है। बस एक चीज और छोटी सी, HM, हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि अगर ABC HP में है, सपोज
ये हमारे नंबर्स एचपी में है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए भी पूरा टाइम एपी बना रहे होते हैं। लाइक मैं ये लिखूंगा कि भाई 1/a 1/b 1/c आर इन एपी। और अब इसका अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना होता तो मैं ऐसे निकाल सकता था दैट बीच वाली चीज 2 टाइम्स b 2/b इज इक्वल्स टू होना चाहिए 1/a प्लस 1/c। तो b जो है इसका बन जाएगा हार्मोनिक मीन। सॉल्व करेंगे b को तो ये बनेगा 2ac अपॉन a प्लस c। This is known as harmonic mean between two numbers. और अगर बहुत सारे नंबर्स के बीच में निकालना है तो वैसे ही निकालना पड़ेगा। अगर इसकी nth टर्म जानना चाहते हैं तो nth टर्म वैसे ही निकलेगी जिससे निकलती है हार्मोनिक, सॉरी a1 तो इसमें होगी नहीं 1/a1 में। तो हमारे पास टर्म्स जो होंगी वो सारी की सारी इसी तरीके से निकलेंगी। यहाँ पे a1 a2 अप टू an HP में होगा तो 1/a1 1/a2 अप टू 1/an AP में हो जाएगा। D निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई 1/a2 माइनस 1/a। ये तो इसकी बेसिक बात है। अब करते हैं जरा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। तो सर अगर हमें एचपी में दे रखा होगा तो हम उसे एपी में करके फिर उसका एचएम वगैरह निकालेंगे। फिर से बोल। अगर हमें एचपी दे रखा होगा तो हम उसे एपी में करके फिर उसका मीन बिल्कुल बिल्कुल, सारा पूरा का पूरा एचपी एपी की तरीके से सॉल्व होना है। और पूरे एचपी को सॉल्व करने के लिए आपको एपी के ही फॉर्मूले लगाने हैं। आपको एचपी का कोई फॉर्मूला नहीं है तेरे पास, सम ऑफ एन टर्म्स का तो फॉर्मूला ही नहीं है एचपी, ये समझ लो। एपी की तरीके से ही सॉल्व होगा पूरा एचपी। क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे हम फिर इस पे जेई एडवांस को। पहले 2 क्वेश्चन नॉर्मल करते हैं फिर एक क्वेश्चन जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर करेंगे। तो वहां पे भी देखो हर बार हर क्वेश्चन को मैं एपी की तरीके से ही सॉल्व करना है अपन को, कोई फॉर्मूला नहीं है एचपी का। पहला क्वेश्चन, the 8th and 14th term of a HP are 1/2 and 1/3 respectively. Find its 20th term. Also find its general term. एट्थ और 14th टर्म लीजिए क्योंकि एचपी की सॉरी हमें इसकी 20th टर्म निकालनी है और हमें इसकी जनरल टर्म निकालनी है। अब देख क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा कि हमें इसे एपी मानना है। तो बेसिकली तेरे को एक एपी की 8th टर्म दी हुई है और 14th टर्म दी हुई है, तो इसको कंसिडर करते हुए एपी तब ये क्वेश्चन सॉल्व। हर बार एचपी में यही करना है। तो एपी कंसिडर करा सबसे पहले तो मैंने, मुझे 8 दिया हुआ है 2 एंड A14 दिया हुआ है बच्चों 3। 8 का मतलब A1 प्लस 7D 2 है एंड A1 प्लस 13D 3 है। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ 6D इज इक्वल्स टू 1 है।
यानी कि डी की वैल्यू 1/6 है। 1/6 ये भी 1/6 है। ठीक है, डी की वैल्यू 1/6 है। अब मैं 20th टर्म भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, ए की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी मुझे, इससे नहीं निकाल पाऊंगा। तो A1 की वैल्यू से, यानी कि मैंने A1 की वैल्यू निकाली, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 7/6, जो कि हो जाएगा 5/6। A20 निकलेगा 5/6 प्लस 19/6, यह आ जाएगा 24/6 यानी कि 4। तो अगर 20th टर्म पूछ रहा था एचपी की, तो वो होगी 1/A20, यानी कि 20th टर्म ऑफ एचपी विल बी 1/4। आप पूछ रहे इसकी जनरल टर्म बता दो, निकाल लेंगे यार जनरल टर्म। के एन होता है जनरल टर्म। जनरल टर्म होगा A1 प्लस n-1 डी। A1 5/6 है, डी 1/6 है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस n/6। बट ये जनरल टर्म किसकी है? एपी की है। अगर जनरल टर्म ऑफ एचपी पूछा जाए तो हो जाएगी 6/4 प्लस। बात समझ आई? ये बस अपन को हर बार इसको एपी मानते हुए ही सॉल्व कर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। वैसे ये बस मैं तब तक वो ढूंढता हूँ प्रीवियस ईयर कौन सा है इसमें। If the 20th term of HP is 1, and the 30th term is -1/17, then find its largest term. सबसे बड़ा नंबर दे दियो बेटा, वो कौन सा? स्टार्ट तब तक मुझे क्वेश्चन।
फिर D -9/5 आया है और A 176/5। लार्जेस्ट टर्म बता कैसे निकाल, n निकालना पड़ेगा। एन निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली उसके लिए। तो सबसे पहले तो ए एन निकालना पड़ेगा उसके लिए, नहीं ये सर जनरल टर्म निकाल दे जरा, मुझे भी पता नहीं तेरी ए और डी की वैल्यू सही है कि नहीं, मैं भी चेक करके बता रहा हूँ। एक सेकंड, मेरे को क्वेश्चन ढूंढना, देखो मिल नहीं रहा है वैसे, वो लेटेस्ट क्वेश्चन है तो वो है नहीं कुछ। तेरे पास बुक पड़ी है वो देखिए, उसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक ठीक ठाक ही क्वेश्चन है बस, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। n टर्म आ रही मेरी 167 -9n/5। नहीं शिवा, ए की वैल्यू क्या आई बताइए जरा, 176/5, ये सर और डी की वैल्यू -9/5। ये सर ठीक है, तो nth टर्म क्या बनाई तुमने, 5/185 - 9 एन जी। 185। हाँ, डी की वैल्यू -9/5 है, तो मैं गलत तो नहीं कुछ कर, -9 अंदर जाके -1 से प्लस होगा, 176 में +9 हो जाएगा। ये सर 185। तो अब हमें ए एन हमारा लार्जेस्ट होगा अगर हमारा डिनोमिनेटर कम से कम हो, ये सर है ना। एक तो डिनोमिनेटर देख पॉजिटिव होना चाहिए लार्जेस्ट टर्म के लिए, और डिनोमिनेटर कम से कम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 185 - 9 एन है, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, कम से कम वैल्यू देंगे, छोटी ये से छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या बन सकती है इसकी, भाई एन को इंटीजर ही रख सकती है सिर्फ, एन तो टर्म बता रहा है, ये सर तो एन को 20 रखेगी तो 185 - 180 बन जाएगा, बट अगर एन को 21 रखेगी तो 189 बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एन की वैल्यू 20 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 20th टर्म में इसकी हाईएस्ट टर्म बनी, ये सर समझ आई तुम दोबारा, आगे जब भी मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं ना ऐसे केसेस में, तो हम बस डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, अगर कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू देखो फिर क्या बन सकती है। तो हमारे यहाँ पे अगर हमें इसे मैक्सिमम चाहिए था तो हम इसको मिनिमम कर देंगे डिनोमिनेटर को, और अगर मिनिमम चाहिए होता तो मैक्सिमम कर देते डिनोमिनेटर को। ये सर तो 20 की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। 20th टर्म सबसे लार्जेस्ट टर्म है, इसकी 1 आएगा जो कुछ हमें दी हुई है ऑलरेडी। ये सर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एचपी का चक्कर। एचपी को जब भी सॉल्व करना है तो बच्चे इसी तरीके से कर, ओके। अब अगर हमें हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स हम निकाल चुके हैं, दो मीन के, दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन निकालना है, तो 2ab अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, इससे अभी निकाल के देखा था हमने। और अगर n नंबर्स के बीच में इंसर्ट करना है तो फिर से वही एपी वाला काम कर दो, मतलब n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तुम्हें दो नंबर्स के बीच में, तो बोला गया a और b के बीच में n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट कर दो, मान लिया वो h1 h2 hn है, तो बस इस सीरीज को भी एपी की तरह देख लियो, पूरा प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ तेरे को, वही है पूरा प्रूफ, मतलब जिससे हमने एपी के लिए करा था, उसने बोला हमसे ए और बी के लिए n हार्मोनिक मीन्स इनके बीच में इंसर्ट कर दो, हमने कहा ठीक है जी,
कर देंगे। क्या है एनहार्मोनिक मीन्स, यही तो है। ये एपी बन जाएगा, ये एचपी बनना चाहिए। आप इसको निकाल ले, फिर से डी निकाल ले इसका, जो भी निकलेगा और फिर से निकल जाएगी सारी बात, है ना। चले क्वेश्चन कर ले इसको। चल ऐसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन करूंगा, इसकी जरूरत है समझ। इंसर्ट फोर हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2/3 एंड 2/13। ये करके 2/3 एंड 2/13 के बीच में चार हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट। पूरा एचपी एपी की तरह ही सॉल्व करना है, कुछ नई बात नहीं। सर 2/5, 2/7, 2/9 and 2/11। करेक्ट है, गुड। चलिए जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एएम जीएम एंड एचएम। वैसे तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं मुझे, और ये कहीं भी यूज जाती है, मतलब ये समझ लो। ये मैं मानता हूँ मैथ्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। एएम को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ए से, जीएम को हम कैपिटल जी से, एचएम को हम कैपिटल एच से। एएम हमेशा बड़ा होता है, जीएम उससे छोटा, एचएम उससे छोटा। इस पे तुझे ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। बट उससे पहले मैं तुझे ये सिखाना चाहूंगा कि इसको हम लगाएंगे कैसे। बट अभी पहले जरा सारी प्रॉपर्टीज एक बार लिख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए जी एंड एच ऑलवेज फॉर्म अ जीपी। तो तेरे को ए जी एच में खिला सकते हैं, खिलाए तो ये फॉर्मूला लगेगा जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच। ए जी और एच हमेशा जीपी बनाते हैं। ए एम सबसे बड़ा होता है, ए सबसे बड़ा होगा, जी उससे छोटा, एच उससे छोटा। बराबर भी हो सकते हैं तीनों, अगर सारी की सारी क्वांटिटीज जिनका आप ए एम जी एम और एच एम निकाल रहे हो वो सब बराबर है। इक्वालिटी होल्ड्स इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल, जिनका आप ए एम जी एम और एच एम निकाल रहे हो। अगर कोई इक्वेशन दी, मतलब सॉरी, अगर कोई दो नंबर्स दिया आपको ए और बी, जिनका एच एम और जिनका जी एम और ए एम आपको दिया होगा, तो द इक्वेशन having a and b as its roots
इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर एक इक्वेशन जिसके ए और बी रूट है तो उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2 कैपिटल ए के बराबर, क्योंकि ए एम जो होता है वो ए प्लस बी बाई 2 होता है, और ए बी प्रोडक्ट होगा, ए बी आ जाएगा जी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि जी की वैल्यू रूट ए बी होती है। तो अगर दो नंबर्स हमें दिए गए हैं ए कोमा बी और उनका ए एम और जी एम दिया हुआ है, या दो नंबर्स नहीं दिए हुए हैं बट उनका ए एम और जी एम दिया हुआ है, तो हम ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके वो दो नंबर्स रूट होंगे। तो वो इक्वेशन ये होगी। अगर ए और जी हमें बोला गया है, इफ ए एंड जी, इसी इक्वेशन के आगे का पॉइंट है, इफ ए एंड जी आर ए एम एंड जी एम बिटवीन टू नंबर्स between two numbers, in fact between two positive numbers, between two positive numbers, then the numbers are, अगर इसके रूट्स निकाल दें तो ऊपर वाली इक्वेशन आपने बना ली। ऊपर वाली इक्वेशन बनाने के बाद इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो रूट्स मिलेंगे बच्चे को। तो नंबर जो होंगे हमारे पास वो ये होंगे, एक होगा a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एक होगा a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ऊपर वाले इक्वेशन के रूट्स हैं। अब अगर मान लो तीन नंबर्स दिए गए और उनके ए एम जी एम एच एम की बात कर रहे हैं, if A, G and H are AM, GM and HM of three numbers A, B and C, then the equation having A, B, C as roots वो लिखी जा सकती है एक्स क्यूब माइनस, फिर से वही इक्वेशन लिखने का तरीका तो हमें आता है, एक्स क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर प्लस 3g स्क्वायर अपॉन h इंटू x माइनस जी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये सब हम उससे लिख रहे हैं जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं। डू यू नो हाउ टू राइट अ इक्वेशन अगर हमें उसके रूट्स पता है तो? Yes, sir. तो चल मुझे बता कि अगर मेरे पास अल्फा बीटा एंड गामा तीन रूट्स है और मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा? नहीं सर, याद नहीं आ रहा मुझे तो। और चलिए कुछ टर्म्स देख। S1 हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, S2 को हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। सिमिलरली हम इसी चीज को आगे बढ़ाते जा सकते हैं।
इसी तरीके से हम इसको आगे तक लिखते जा सकते हैं। ठीक है, S1 का मतलब है सारे रूट्स का सम निकालना। अगर रूट्स का सम निकाल रहे हैं हम एक एक करके, जैसे कि अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं तो S1 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। S2 का मतलब है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि S2 हो जाएगा अल्फा बीटा गामा के लिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। S3 हो जाएगा अल्फा बीटा गामा के लिए सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम अल्फा बीटा गामा। अगर यहीं पे 5 रूट्स होते तो S1 हो जाता एक एक करके अगर हम उनका सबका सम निकालें, S2 हो जाता दो दो करके अगर हम उनका सबका सम निकालें, S3 हो जाता तीन तीन करके अगर हम उनका सम निकालें, S4 हो जाता चार चार करके अगर हम उनका सम निकालें, S5 हो जाता पांच पांच करके अगर हम उनका सम निकालें। करेक्ट बात है? ये S वाली नोटेशन तेरे को समझ आई? ऐसे हम किसी भी इक्वेशन में S वाली नोटेशन लिख सकते हैं, S1 S2 S3 इस तरीके से डिनोट कर देते हैं उसको। अब मैं तुझे जनरल बता रहा हूँ, मान ले तेरे को एक इक्वेशन दी गई है ना, और उसके सारे रूट्स दिए गए हैं, और मान ले वो 15 रूट दे रखे हैं, बोला कि 15 डिग्री इक्वेशन लिखो जिसके 15 रूट्स ये हैं। ठीक है जी, नाउ यू हैव टू राइट दैट इक्वेशन। तो पता कैसे लिखेगी? जो भी पावर होगी, जितने भी रूट्स होंगे वो तो पावर हो जाएगी, x टू द पावर n माइनस s1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस s2 x टू द पावर n माइनस 2 माइनस s3। ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चलते जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलते जाएंगे। x की पावर एक घटती जाएगी, स्टार्ट करेंगे यहाँ से s1 से, x की पावर n का कोफिशिएंट हमेशा रखेंगे 1, और फिर हम इसको जितना आगे चाहे बच्चे बढ़ा सकते हैं। तो सपोज तू एक क्यूबिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन लिखी जाएगी एक्स क्यूब माइनस s1 एक्स स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3 इज इक्वल टू 0। सपोज तू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस s1x प्लस s2 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में? यस समझ आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ, मैं तेरे को इस वाली इक्वेशन का प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये तो इजी। थर्ड वाला भी बिल्कुल सेम ही है वैसे, और ये इजी है। तो मैं तुझे फिफ्थ वाले इक्वेशन का प्रूफ दिखाता हूँ कि AGH कैसे ये इक्वेशन बनाई है हमने। तो हमने लिखा, हमें तीन रूट्स दिए गए नंबर के A B एंड C, तो हमने इसकी इक्वेशन लिख दी। जब तू पहले सारे नोट डाउन कर ले तब बता। देन सर चलिए जी, तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिखी, हमें पता है A B एंड C रूट्स हैं इक्वेशन के, तो हमने कहा लिख देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे लिखें? एक्स क्यूब माइनस S1 का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, S2 का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, S3 का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। ठीक है जी, अब जरा इनके AMGM और HM की बात और कर लेते हैं। ABC का AM कैपिटल A बोल रहा हूं मैं इसको, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 3। देखते रहिए मेरे साथ। अगर इसके GM की मैं बात करूं, G, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्वांटिटीज टू द पावर 1/3। ABC की पावर 1/3। और अगर हम निकाल रहे हैं HM इन तीनों का, तो HM हो जाएगा इन तीनों का 1/h। मैं इसको AM के तरीके से निकाल रहा हूँ, AM के तरीके से निकाल रहा हूँ, तो सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख क्या आएगा, अभी ऊपर वाली चीज दिखा देता हूँ, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय 3ABC। तो H की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी 3ABC डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस C।
थ्री एबीसी को मैं जी क्यूब लिख सकता हूँ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मेरे को निकालनी थी। इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चा 3g³ अपॉन एच। देख सारी चीजें यहीं से सब्स्टिट्यूट कर दी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 आ जाएगी, रख दी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 3g³ अपॉन एच आ जाएगी, रख दी। ए बी सी की जगह g³ रख दी। तो तीनों वैल्यूज यहीं से सब्स्टिट्यूट करी और पुट कर दी। बाय द वे अगर तेरे को एचपी का फॉर्मूला सीखना है, एचपी का फॉर्मूला सीखने के लिए तो हम क्या करते हैं, देख दो का अगर हमने निकाला था तो 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कर दिया था। तीन का निकाल रहे हैं तो 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल रहे हैं। अगर चार का निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे 4 टाइम्स चारों का प्रोडक्ट, 4 टाइम्स चारों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीन तीन के पेयर जितने बना सकते हैं। अगर 10 का निकालते हैं तो 10 टाइम्स 10 के 10 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नीचे में 9 के प्रोडक्ट्स के जितने S9 बेसिकली। समझ आइए बात। फिर थोड़ा और elaborate करके ठीक है, एक और निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एचपी निकालना है मुझे 4 नंबर्स का, और मैं बिना फॉर्मूले के निकालना चाहता हूँ। एक फॉर्मूला तो ये तो है ही कि तेरे को जितने भी नंबर्स का एचपी निकालना है 1 अपॉन में कन्वर्ट कर एपी का फॉर्मूला लगा दे, ये तो चले गई। बट ऐसे बार बार कैसे निकालेंगे। मान ले अब 4 नंबर्स का निकलवा रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 नंबर्स का निकालते हुए 4abcd डिवाइडेड बाई तीन तीन के इसमें से S3 जो तू लिख सकती है, इस S3 मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, राइट। तो H होगा ABC प्लस ABD प्लस ACD प्लस BCD। ये इन चारों नंबर्स का एचपी हो जाएगा। तो अगर एच एन तेरे को लिखना है, एच एन डिनोट्स हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स, तो एन टाइम्स एस एन डिवाइडेड बाई एस ऑफ एन माइनस वन, जहां पे एस एन रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल एन नंबर्स टेकन एन एट अ टाइम, सम ऑफ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ नंबर्स टेकन एन माइनस वन एट अ टाइम। बात समझ आई शिल्पा में? ऐसे हम जनरल लिख सकते हैं किसी के लिए भी। और ये सब क्यों बन रहे थे कि यहाँ से देखिए 1 अपॉन एच जब हमने निकाला था तीनों का प्रोडक्ट करेंगे इसको एबीसी, तो दो दो का ही तो मल्टीप्लीकेशन आएगा एक बारी में, ए बी, फिर यहाँ पे इसके ऊपर आएगा ए सी, इसके ऊपर आएगा ए बी। अगर यहाँ पे मान ले 4 नंबर होते तो 4 होते तो चारों का नीचे तो चारों का प्रोडक्ट आ जाता है एलसीएम में, ए बी सी डी। और फिर तीन तीन का प्रोडक्ट आता, ए के साथ आता बी सी डी, बी के साथ आता ए सी डी, है ना। तो ऐसे निकाल, तो ये बना हमारा फॉर्मूला इस तरीके से। बट ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, मतलब ठीक है, सही है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए बजाय याद होने के क्वेश्चन। फॉर्मूला मेथड हमें पता होना चाहिए, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इसकी, वो तो है बच्चे AMGP क्वेश्चन। एक सेकंड, इस पे अभी IIT 2010 या 2011 में बहुत शानदार क्वेश्चन आया था AMGM पर। बच्चे कहने लगे कि ये तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस था। चल एक क्वेश्चन लिख ले फिर तब तक। मैं तुझे AM दे रहा हूँ और HM दे रहा हूँ। AM है 27, HM है 12, फाइंड GM। A is equals to 27, H is equals to 12, फाइंड GM।
दो नंबर्स के बीच AM है 27, GM है 12, उन दोनों नंबर्स का HM है 12। सर 18। करेक्ट। चल दूसरा क्वेश्चन। If the AM between two numbers if the AM between two numbers exceeds their HM by 8 by 5, exceeds their GM, sorry क्या लिखा है तो exceeds their HM by 8 by 5। AM के बारे में बोल रहे हैं ना, और हम Yes sir। नहीं नहीं, If exceeds their exceeds their GM by 2, ये लिखो। HM की जगह लिख दे 2, GM और 8 by 5 की जगह लिख दे 2। exceeds their GM by 2 and the GM exceeds their HM and the GM exceeds their HM by 8 by 5। Find the numbers। AM exceed कर रहा है GM को by 2 and GM exceed कर रहा है HM को by 8 by 5। You have to find the numbers। तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा तेरे लिए AM GM।
सर GM आ रहा है 8, AM 10 और HM 32/5। अच्छा, कैसे सॉल्व किया ये बता दो बस मेरे को। GM को मैंने x मान लिया और AM को x+2 और HM को x-8/5 और वो ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। g²=ah। करेक्ट बात है एकदम। एक सेकंड, लेट मी चेक तेरा आंसर करेक्ट है नहीं है। हाँ जी, क्या आ रहा है बताइए, नंबर्स बता दे मेरे को तो, फाइंड द 8, नंबर्स। 10 और 32/5। हम्म। 8, 10। हाँ, नहीं, तूने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की, इसका मतलब तो हमें AM दे रखा है, GM से एक्सीड कर रहा है कितना, बाई 2, तो A माइनस G की वैल्यू है 2 और G माइनस H की वैल्यू है 8/5। तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल ले, G+2 आ जाएगी। यहाँ से H की वैल्यू निकाल ले, G माइनस 8/5 आ जाएगी। लगा दे g²=ah, तो g²=g+2 इंटू G माइनस 8/5 आया, तो ये बनेगा g² प्लस के 2/5g। ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो g की वैल्यू आ जाएगी 8/3 आई गेस। तो 3 कैसे बचता? अच्छा 15 है। एक सेकंड, 2/5 आएगी। 15 कैसे आ रहा है मुझे? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर 15 कैसे आ रहा है? 15 कैसे आया, बस यही मैं भी सोचा था, 15 कैसे आया। 15 नहीं आना चाहिए था, 5 आना चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/5g इज इक्वल्स टू 16/5, जी की वैल्यू आई 8, और अगर जी की वैल्यू 8 है तो ए की वैल्यू आ गई 10। सर यही तो आ रही है। नहीं, बट नंबर्स निकालने ना हमें तो दोनों। अब दोनों नंबर्स निकालने हैं तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 64 के बराबर, ए बी, और जिनका सम हो 20 के बराबर। 16 और 4 होंगे वो दो नंबर्स। क्यों यस सर। भाई, जी बताता है रूट ए बी को, तो ए बी की वैल्यू 64 हो गई। या फिर हम यहाँ से वो फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² माइनस g²। वो भी हमें दोनों नंबर दे। वो मुझे पता नहीं था कि इसमें मुझे नंबर्स निकालने हैं। मुझे लगा अच्छा, सिर्फ GM और AM निकालने हैं। नहीं, फाइन, 2 नंबर्स थे। अच्छा, अब आजा, चल एक क्वेश्चन करते हैं। एक तो मैं तेरे को इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ काफी, ये एक्सप्रेशन बार बार काम आएगा। x+1/x, x+1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है इफ x इज पॉजिटिव, एंड x+1/x हमेशा -2 से छोटा होता है अगर x नेगेटिव है। वैसे तो हम इसको कैलकुलस से भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं तुझे इसे AM GM से प्रूव करके दिखाता हूँ। दो नंबर से मेरे पास x और 1/x, तो इनका दोनों का AM हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो मैंने प्रोडक्ट निकाला x इंटू 1/x टू द पावर 1/, x+1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को उधर लेके गया, यहाँ पे 1/, इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे प्रूव कर सकते थे। AM GM का पहला यूज, ये तो वो एक तरीके का यूज।
अब एक और तरीके से यूज करना सीखते हैं इसको। तो हमें प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ये 9 is greater than equal to 9 times ABC and ABC are three positive numbers। एक बात ध्यान रखियो हमेशा कि AM एंड GM, ये जो इनइक्वालिटी थी AM GM HM की, लिख ले इस चीज को कहीं पे भी हैशटैग लगा के। AM GM HM inequality is only valid for positive numbers। नेगेटिव के लिए भी लगा सकते हैं बट वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर। ऐसी बात नहीं नेगेटिव के लिए नहीं लगा सकते हैं बट वो थोड़ा हायर मैथ्स की तरफ चला जाता है, थोड़ा तेरे को उसमें ज्यादा चीजें समझनी पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पे अप्लाई करिए। तेरे को क्वेश्चन भी हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के मिलेंगे, टेंशन मत। तेरे को कभी नेगेटिव पे लगवाएंगे नहीं। अब अपन को सपोज ये प्रूव करना है, तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए हमें दो बार AMGM का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये देख कैसे लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले लगाता हूं a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। AM इनका ये है 3 नंबर्स का, और इनका GM बनेगा ABC टू द पावर 1/3। अगर मैं इस पे AMGM लगाऊं तो AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई 3, 3 नंबर्स हैं AB BC CA, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन AB इंटू BC इंटू CA की पावर 1/3। राइट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक नंबर, ये नंबर इससे बड़ा है और ये नंबर इससे बड़ा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से बड़ा ही होगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे देख a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 टाइम्स, ये बनेगा ए बी सी की पावर 1/3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/3, दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब टू द पावर 1/3 बन जाएगा, यानी कि ए बी सी ही आ जाएगा। पहली एप्लीकेशन थी डायरेक्ट लगाया, एक ही नंबर एक ही चीज पर लगाया। दूसरी एप्लीकेशन थी दो अलग अलग चीजें भी दे सकते हैं हमें कंबाइन करके। इसी दूसरी एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, और फिर हम सीखेंगे एक तीसरी एप्लीकेशन कि जहां पर हमें नंबर्स को ब्रेक करना पड़ सकता है। उससे सर पहले एक आपने वो फर्स्ट स्टेप से बताओ, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई, फिर सेकंड के बाद वो जो दूसरी साइड लिखी है, फिर थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बनाई, ए बी और सी को 3 नंबर्स मानते हुए उनका एम ग्रेटर देन इक्वल टू उनके जीएम से होगा। दूसरी इक्वेशन बनाई, ए बी बी सी और सी ए को 3 नंबर्स मानते हुए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 3 उनके तीनों के जीएम से बड़ा होगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा से समझ में आ गया।
वो मेरे को आईआईटी में पुराना आया हुआ क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा, 2011 में आया हुआ है शायद, बट मैं बना देता हूँ उसी तरीके का एक क्वेश्चन। तो अब ये सॉल्व करके बता जरा, हमें ये गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, देन 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू के एक्स वाई जेड। एक सेकंड। हम्म, हम्म, ठीक है, के टाइम्स एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 भी दिया हुआ है, एंड ये एक रिलेशन दिया हुआ है फाइंड की, ट्राई कर। इंटीजर टाइप है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर नेक्स्ट मेरे साथ ही कर, पहले ये वाला ट्राई करते हैं। हाँ जी, हुआ Sir, k is greater than or equal to k is 8। greater than or equal to 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. नहीं, हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू 8 ही आएगी। कैसे किया तुमने सॉल्व, बताओ मुझे। मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करा पहले, तो फिर वन, उससे हमारा 1 कैंसिल हो गया, जो आ रहा है 1 माइनस, और फिर बस ये बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 1 पूरी माइनस इक्वेशन, एक्स 1 माइनस वाई और 1 माइनस जेड को जब तुम मल्टीप्लाई करो। जी, उसकी पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसमें आ रहा है
लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और तो राइट हैंड साइड से वाई एक्स वाई जेड को उधर शिफ्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। यहाँ से ये बन रहा होगा बच्चा, यहाँ से ये बन रहा होगा, देख मैं बताता हूँ। 1 - XYZ जो कि कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX माइनस XYZ भी तो बन रहा होगा, माइनस एक्स वाई, हाँ बन रहा है। है ना, वो भी तो बनेगा, वो भी हमें सॉल्व करना था अगर हम हाँ ऐसे देखते हैं तो। बट कोई नहीं, एक और तरीका है इसको देखने का। अब ऐसे सोच के 1 - X की वैल्यू किसके इक्वल है, Y प्लस जेड की तो इक्वल है। जैसे 1 - Y की वैल्यू X प्लस जेड के इक्वल है। जैसे 1 - Z की वैल्यू X प्लस वाई के इक्वल है। तो इसने बेसिकली X प्लस वाई, वाई प्लस जेड और Z प्लस एक्स का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन वो है। तो एक बार इस पे ये एमजीएम लगा दे, x प्लस वाई अपॉन 2 बड़ा होगा रूट ऑफ एक्स वाई से, y प्लस जेड अपॉन 2 बड़ा होगा रूट ऑफ वाई जेड से, एंड z प्लस एक्स बाई 2 बड़ा होगा रूट ऑफ जेड एक्स से। जब तो तीनों को मल्टीप्लाई करेगी तो देख क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों को मल्टीप्लाई करेगी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट बन जाएगा। आई बात समझ। फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ के लिख ले बस यहाँ पे। बता, ये बात समझ आई। जैसे अब एक दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, लाइक लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एमजीएमएचएम, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत यूज होती है। इस पर आईआईटी जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है और इस पर क्वेश्चन फंस सकता है कभी भी दोबारा, ये बहुत यूज होती है। हमें कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, हमें कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जब भी मिनिमम या मैक्सिमम, जब जब सम की मिनिमम वैल्यू की बात करें, या तो किसी सम की मिनिमम वैल्यू की बात करें या तो किसी प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, ध्यान से सुन ले मेरी बात। जीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट, एएम का मतलब होता है सम। एएम की लीस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, जीएम की हाईएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। एएम की लीस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं और जीएम की हाईएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जब भी तुझसे दो बातें करी जाएंगी कि सम की मिनिमम वैल्यू बताओ या प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो पहली चीज जो तेरे दिमाग में आनी चाहिए ना, वो यही होनी चाहिए कि एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम वाली इनइक्वालिटी मेरे को लगानी है। क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता बट ऐसी हैं फिगर्स, आसपास ही हैं इसके जो मैंने लिखी। क्वेश्चन में ये दिया गया था कि ये 6 नंबर्स है, ये भी दिया हुआ था कि ए ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, यानी कि 6 के 6 नंबर्स पॉजिटिव है। आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है इन 6 के 6 नंबर्स की, या हाँ 6 के 6 नंबर्स के सम की। अब अगर आप डायरेक्ट एएमजीएम लगाते हो तो जी, बट डायरेक्ट एएमजीएम लगाने से अपन को कुछ नहीं मिलेगा, एक ही टर्म्स में आंसर आएगा। ये क्वेश्चन था इंटीजर टाइप में, 0 से लेकर 9 तक का इसका आंसर, तो एक ही टर्म्स में आंसर मिलेगा अगर मैं डायरेक्ट एएम और जीएम लगाता हूं। तो देख सकती है, एएम लगाएंगे तो इसका सम आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनका प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो एक ही पावर बच जाएगी। बट अगर मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं ना इनके सम की,
तो मुझे इसे इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनके पास ए बचे ही ना प्रोडक्ट में। दोबारा समझ लो, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू बोला गया सम की निकालने के लिए, तो मुझे लगाना तो एएमजीएम ही है, बट अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट एएमजीएम लगाता हूं तो ए की टर्म्स में आंसर आएगा मिनिमम का, क्योंकि ए की जब इनका प्रोडक्ट करूंगा तो देखिए माइनस वाली पावर हो जाएंगी -1 -3 -4 -9 -18, और पॉजिटिव वाली पावर रहेगी 6, तो ए की पावर -12 बच जाएगा जीएम में। उससे अपना काम नहीं बनेगा, नहीं, वहां से तो नहीं हो पाएगा, ए की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। मेरे को इसे इस तरीके से लिखना है कि ए की पावर बचे ही ना प्रोडक्ट में। अब नेगेटिव वाली ए की पावर -18 बन रही है, तो मुझे पॉजिटिव वाली पावर भी 18 ही बनानी है। अब उस पॉजिटिव पावर को 18 कैसे बना सकता हूं? मैं इस 3 टाइम्स ए की पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूं, ए की पावर 6, ए की पावर 6, ए की पावर 6, 3 ए की पावर 6 को अलग अलग लीजिए तीनों को, मतलब अप्लाई कर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ई, बट इन क्वांटिटीज को थोड़ा ब्रेक करके लिख, लाइक ए की पावर -1 +1 प्लस ए की पावर -3। इस ए की पावर 6 को 3 नंबर, 3 ए की पावर 6 को 3 अलग अलग नंबर बना ले, जिससे कि ये ऐसा दिखेगा तुझे, ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। अभी भी ये है तो देख, सम में तो 3 ए की पावर 6 ही देगा, बट प्रोडक्ट में ये बदल देगा हमारी चीजें। प्रोडक्ट में 6 6 12 6 18 दे देगा मुझे। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? और अब डिवाइडेड बाई भी, अब ये 3 अलग अलग क्वांटिटी बना दी है मैंने, तो ये नंबर हो गए 3 3 6 और 2 8, डिवाइडेड बाई 8, ग्रेटर देन इक्वल टू इनका सबका प्रोडक्ट ए की पावर -1 इंटू ए की पावर 1 इंटू ए की पावर -3 इंटू ए की पावर 6 6 12 6 18 इंटू ए की पावर -5 इंटू ए की पावर -9 की होल पावर 1/8। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये पावर ए की पावर 0 ही बन जाएगी, यानी कि 1 बन जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि इन सब का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं ये, बस इसमें समझने वाली बात ये होती है कि कैसे ब्रेक करें। और ब्रेक करने के लिए तेरे को ये फंडा याद रखना है कि भाई मेरे को आंसर ए की टर्म्स में नहीं चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए कांस्टेंट की टर्म्स में। यानी कि मैं इसे इस तरीके से ब्रेक करके लिखूंगी, जब भी ये पावर्स का गेम दिया होगा, और दिया होगा, लाइक काफी दिया होगा, कि अपन को ये इस तरीके से लिखना है कि जिससे कि हमारा जीएम में सारी चीजें खत्म हो जाए। समझ आई बात? तो इस तरीके के तेरे को काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, अब सॉल्व करेगी तो उन्हें लगाइए, सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो उससे पूछिए। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप की सीरीज पे आ जाते हैं, एजीपी सीरीज, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक भी और ज्योमेट्रिक भी दोनों प्रोग्रेशन चल रहे होंगे एक साथ। कैसे चल रहे होंगे जरा देख लेते हैं, आजा। इस तरीके के दिखाई दे रहे होंगे पहली बात तो, एक तो जनरल सीरीज दिखा देता हूँ पहले तो मैं तेरे को एजीपी की। फर्स्ट टर्म होगी ए, दूसरी टर्म में कॉमन डिफरेंस भी पड़ेगा, यानी कि एपी भी लगेगी जीपी भी लगेगी। तीसरी टर्म में फिर से एपी भी लगेगी जीपी भी लगेगी। इसी तरीके से हर टर्म में एपी जीपी दोनों चीजें लगती जा रही होंगी कॉन्स्टेंट। सम के फॉर्मूले इसके बड़े लंबे होते हैं,
बट सम के फॉर्मूले बताने से पहले मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ। मान ले मैं सम ऑफ n टर्म्स का निकालना चाहता हूँ, तो ऐसे ही तो बनेगा। यहाँ पे तो उससे सम ही पूछा जाएगा या कोई भी कॉमन टर्म पूछी जा सकती है। अगर कोई भी nth टर्म पूछी जाएगी तो देख उसका फॉर्मूला तो अपन को पता है, फोर्थ टर्म में ये सब चीजें आ रही है, यानी कि nth टर्म में a प्लस n माइनस वन इंटू डी टू दावर नो टू मल्टीप्लाइड बाई r टू दावर n माइनस वन, ये इसकी nth टर्म हो जाएगी। बट प्रॉब्लम पता है तुझे कहाँ आएगी? a d और r निकालने में, a d और r निकालने में। जैसे 3 वेरिएबल्स वाला। अब देखते हैं, आज इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। पहले एक बार सम निकालने की टेक्निक समझ ली। जब हम किसी भी चीज का सम निकालते हैं ना और वो मान ले जीपी बना रही है, तो हम क्या करते हैं कि उसके कॉमन रेशियो से एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे सम को। आर इसका कॉमन रेशियो है तो आर टाइम्स एस एन कर देते हैं और टर्म्स को एक एक खिसका के लिख देते हैं। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। आर से पूरे को मल्टीप्लाई करा तो आर टाइम्स ये हो गया, ए में भी आर का मल्टीप्लीकेशन करा बट ए के नीचे नहीं लिखा इस टर्म को, इसके नीचे लिखा। और ऐसे ही बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ पे आएगा a प्लस बी इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी आर की पावर n माइनस वन, और लास्ट टर्म जो आएगी अपने पास वो बनेगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर की पावर n। सम ऐसे निकालते हैं इनका जब भी जीपी की कोई भी सीरीज होती है। माइनस करेंगे एस एन वन माइनस आर, इसमें से माइनस करा a बचा, यहाँ पे माइनस करा तो डी आर बचेगा, यहाँ पे माइनस करेगी डी आर स्क्वायर बच जाएगा। चलते चलते डी आर की पावर n माइनस वन पे पहुंच जाएंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएंगी बस। इसका सम जीपी से निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म में डी आर वन माइनस आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी टू दी पावर r टू दी पावर n। अब मैं वन माइनस आर को उठा के इधर से इधर लेके आ रहा हूँ। सम का फॉर्मूला तो वैसे देख ये होता है, बट मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा तेरे को ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए। तो इफ यू आर गुड विथ फॉर्मूला तो बिल्कुल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इफ यू आर नॉट तो बिल्कुल एक भी बार सम ऐसे नहीं निकालना है अपन को। सम हर बार ऐसे ही निकालना है, आर निकाल ले, आर से मल्टीप्लाई कर, इसको माइनस कर, खुद सम निकाल लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो कुछ बार तो तेरे को बहुत आसानी से दिख जाएगी ये जीपी, बट कुछ बार देखने में प्रॉब्लम आएगी। पहला क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन इसके सम के ही आते हैं, अगर आते हैं तो। वैसे पूछा नहीं गया अभी तक क्वेश्चन, एक बार आया बस जीपी पे क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ वन प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स क्यूब अप टू चलता जा रहा है एन टर्म्स। सबसे पहली चीज फाइंड आउट करना, क्या ए फाइंड आउट कर सकती है? ये सर ए तो वन ही होगा। ये तो बहुत ही आसान है, वन नहीं होगा। सेकेंड टर्म a प्लस डी इंटू आर दे रही है, ये सर। तो या तो r की वैल्यू 3 होगी या तो r की वैल्यू x होगी। ये सर। हमें बस ये देखना है कौन सी चीज बढ़ती जा रही है पावर्स में। जो चीज पावर्स में बढ़ती जा रही है वो r दे रही होगी, और जो चीज नॉर्मली बढ़ती जा रही है वो ap दे रही होगी। जैसे कि यहाँ पे पहचानने में हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि x हमारे पास हमारी एजीपी का r है, क्योंकि x की पावर्स बढ़ती जा रही है। तो अगर a d और r तेरे को कैलकुलेट करने हैं तो वो इसी फंडे से करने हैं कि किसकी पावर्स बढ़ती जा रही है लगातार। जो भी दूसरी चीज में प्रोडक्ट लिखा होगा उसमें से कोई सा ना कोई सा एक r दे रहा होगा फॉर श्योर।
बस ये देख के किसकी पावर्स इंक्रीज होती जा रही है, किसकी पावर या घटती जा रही है फॉर दैट मैटर। तो ये देखा हमने कि भैया यहाँ पे r की वैल्यू हो गई x, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये दिया हुआ है, तो यानी कि ये जो 1 3 5 7 ये दे रखा होगा, ये जीपी एपी बना रहा होगा। b भी मिल गया, Yes, sir. 2 है, r भी मिल गया, x। r अगर x मिल गया और sn तेरे को निकालना था, तो क्या तो इसकी nth टर्म लिख सकती है? Yes, sir. बता क्या हो गया nth टर्म? 1 plus n minus 1 b हमारा 2 है और r n minus 1 o x n minus 1। करेक्ट। तो ये 1 प्लस, इसको मैं सॉल्व भी तो कर सकता हूँ, देख 2n माइनस 1 लिख सकता हूँ तुम इसको। Yes, ऐसे sir. भी देख सकती है, देखिए सेकंड ऑड नंबर है, ये थर्ड ऑड नंबर है, ये फोर्थ ऑड नंबर है, 2 इंटू 4 माइनस 1, तो लास्ट वाला जो आएगा वो 2 इंटू एन माइनस 1 आ जाना चाहिए। सर एपी को हम वैसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, अगर हमें n की वैल्यू पता करनी। एन तो अभी हमें पता ही नहीं, हम तो जनरल सम निकाल रहे हैं एस में। हाँ बट कर सकते हैं बिल्कुल। अब हमें x पता है, इसका कॉमन रेशियो, तो x इंटू एस एन लगा दिया, यहाँ पे x करा, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करा, 3x की मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, एक टर्म शिफ्ट करता जा रहा हूँ। इससे पहले आया होगा 2n माइनस 3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, प्लस ये बन जाएगा 2n माइनस 1 एक्स की पावर n। सब्ट्रैक्ट करेंगे, बनेगा 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस, चलते चलते 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 एक्स की पावर n। 1 प्लस, अच्छा इसको मैं सम निकाल, अब तो सारी चीजें निकाल ही सकते हैं, बता चल क्या आएगा सर, तू ये कैलकुलेट करके बता। ये प्लस नहीं आएगा, सॉरी ये माइनस आएगा, फॉर्मूले में भी हमने पीछे माइनस तो नहीं, प्लस तो नहीं लिख दिया भाई, ये ऊपर से नीचे घटा रहे हैं ना बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस आएगा। फॉर्मूले में भी अगर गलती से यहाँ पे प्लस कर दिया हो तो देख लियो, माइनस कर पाओ। सर माइनस क्यों होगा? 1 मतलब 3x माइनस x तो 2x ही होगा ना, प्लस 1। आंसर बता रही है या कुछ पूछ रही है, गलती हो बता, मैं पूछ रही हूँ तो वो बता क्या पूछ रही है। माइनस टू होगा, मतलब 3x माइनस x तो 2x ही होगा ना, प्लस 1। और आगे भी 2x स्क्वायर प्लस, समझ नहीं आई पूरी बात। आपने बोला कि माइनस होगा यहाँ पे, हाँ माइनस लिखना है बिल्कुल, तो ये हम माइनस। माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख हर जगह तो ये बचता चला जाएगा, कुछ 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 कुछ, जो कि पॉजिटिव भी बचता जा रहा है, बट जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो नॉर्मली इसको बस सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, माइनस आ गई। अच्छा तो सिर्फ इसी वाली टर्म के साथ तो माइनस आएगा? बस इसी वाली टर्म के साथ माइनस आएगा। मुझे लगा आप आगे वाली को भी कह रहे नहीं हैं। नहीं, लास्ट टर्म के साथ बस माइनस आएगा, जो लास्ट टर्म लिखी है। ठीक है। तो इसका सम निकाल दे।
हाँ जी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपन 1 माइनस एक्स माइनस 2n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n। उधर से अगर एस एन में से मैं 1 माइनस एक्स को इधर लेके आ जाऊं तो ये ऐसे बन जाएगा। ये सर मेरा भी यही आना। बिल्कुल यही हमारा अब सम होगा। चल एक क्वेश्चन और निकाल ले, लास्ट क्वेश्चन है ये एजीपी का। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। और अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर हम मान ले अब इसमें इनफाइनाइट एजीपी होती, मान ले इनफाइनाइट एजीपी होती तो क्या होता? तो हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे। ये सर। पर पहली बात तो ये होनी चाहिए कि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, तभी सीरीज कन्वर्जिंग होगी। ये सर। अगर r ही हमारा -1 से 1 के बीच में नहीं होगा तो सीरीज कन्वर्जिंग ही नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, छोटी नहीं होगी। सही बात है। ये सर। तो जरा ये फॉर्मूला लिख ले, जो तूने अभी फॉर्मूला बनाया था थोड़ी देर पहले, उसमें ही अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो r टू दी पावर n तो बन जाएगा 0। तो हमारा Sn का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a अपॉन 1 माइनस r प्लस यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर s इंफिनिटी। इस पे एक क्वेश्चन कर। ये सर। चल इसी क्वेश्चन को कर, बस ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज कर दी हमने। और बता रहा हूं तुझसे कि मॉड एक्स लेस देन 1। तो इस बार तेरे को पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए है, आर है, डी है, एस इंफिनिटी लगा। आंसर बता जरा क्या है। वन अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं नहीं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा पहली बात तो। ठीक है, आर की वैल्यू माइनस एक्स है ना इस बार, ये सर। तो आ जाओ मैं बताता हूँ। तो सब चीजें ही रहेंगी, बस आर बदल जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बना था तेरा, बताइए जरा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 2x नहीं माइनस 2। हाँ हाँ, फिर ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस डी आर मतलब माइनस के 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स
तो बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इनफाइनाइट एजीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। करेक्ट बात है। यस सर। चलो फिर इसके आगे का पोर्शन यानी कि सीरीज एंड क्या बोलते हैं अपन, सीरीज खत्म करा देंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में 1 घंटे में हो जाएगा सीरीज खत्म। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। और अगर आपकी कोई प्रेफरेबल चॉइस हो तो आप बता सकते हैं। बाइनोमियल, पीएनसी, ये दोनों अपन को खत्म करने हैं एक तो। और इसके अलावा अगर आपकी कोई चॉइस है तो बिल्कुल बता सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस वाला पोर्शन भी मैं सोचा था खत्म करा दूं। तो बाइनोमियल से स्टार्ट करते हैं।